उदास, अनेक उलझनों में जकड़ा राजवीर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देखकर कह सकते हैं कि वो मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देखकर एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देती है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? यही एक सवाल जो था राजवीर को उसकी उलझनों, उसकी जकड़े हुए सोच विचारों से बाहर निकालता है। और वो शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स अपने आप उसके अनछुए अनपूछे सवालों को भांप लेता है और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर राजवीर के साथ बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम अशफाक है। मैं एक मुस्लिम समाज से आया हूँ। आपको ये देख के अजीब सा लगता होगा। मैं प्रतिदिन मंदिर आकर पूजा करता हूँ। राजवीर सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? अशफाक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है। यहाँ भी है। हमारी बीबी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम यह सब जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारी खातिर इस बात को अपने दिल में दबा कर रखी रही। उन्होंने कभी हमें बताया नहीं, इसलिए नहीं कि उनसे डरती थी, बल्कि इसलिए कि हमें वो तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, हमें वो उदास नहीं करना चाहती थी। और वो खुद ही अपने दिल में ये सारी परेशानी को झेलती रही और हमेशा खामोश रही। और प्रतिदिन वो मंदिर जाया करती थी। भगवान से तो दूर रही, पर वो एक दिन ऐसा ही रहते रहते हमसे भी दूर चली गई भगवान के पास। उन्होंने हमें एक खत लिखा था, जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्हें अपने ईश्वर पर पूरा प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इसी मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा ना लगे इसलिए कभी बोला नहीं, पर धोखा भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, अपने अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर नहीं होने दी, पर मरते मरते वो हमसे सच कह कर गई। तब हमें प्यार की असली कीमत समझ में आई। इसलिए उनकी जाने के बाद ही सही, पर हमने उनको जो इच्छा थी उसे पूरा करने की कोशिश की। अशफाक की बातें ख़त्म ही हो गई। दोनों एक दूसरे से खामोश चुपचाप बैठे रहे। उसकी बातें सुनकर अशफाक को अजीब सा लग रहा था और राजवीर भी सोच में पड़ गया। अशफाक की बातों से राजवीर के चेहरे में बेचैनी और भी बढ़ गई, जिसे देखकर अशफाक राजवीर से पूछता है, जनाब आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राजवीर कुछ सहम सा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अशफाक कहता है, बरखुदार, आपकी बेचैनी देखकर हम कह सकते हैं कि आप किसी सच से भाग रहे हैं। राजवीर तेज़ी से वहाँ से उठकर जाने लगता है, जैसे अशफाक ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अशफाक उसे रोकता है, पर राजवीर तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार में बैठ कर चला जाता है। उसकी मन में ये बेचैनी रहती है कि कहीं उसकी सच्चाई पकड़ी न जाए और कहीं उसकी बेचैनी, उसकी उलझनें जो हैं कोई जान न ले, और इन सब को मन में छिपाए वो वहाँ से चला जाता है। राजवीर के दिमाग में अशफाक की सारी बातें घूमने लगती हैं। राजवीर को रात भर नींद नहीं आती है। सुबह होते ही वह फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर उसे उसकी मुलाकात अशफाक से होती है। अशफाक राजवीर के पास जाकर बैठ जाता है। अशफाक समझ रहा था कि राजवीर उससे कुछ कहना चाहता है, पर तू कह नहीं पा रहा है। पर अशफाक चाहता था कि राजवीर उससे अपने अभिमान को तोड़कर, अपनी उलझनों को तोड़कर अपनी बात खुद ही उसके सामने रखे। इसलिए अशफाक भी उससे कोई सवाल करना नहीं चाहता था, बस चुपचाप से उसकी बातें को सुनता रहा और चुपचाप उसे देखता रहता था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। प्रतिदिन दोनों आते हैं और उसी सीढ़ी पर बैठ के अपनी अपनी उलझनों को मन में सोचते हुए बैठे रहते हैं। कोई किसी से कोई बात नहीं करता है। समय बीतता जाता है। अशफाक जिससे वो भाग रहा था, राजवीर चाहता था कि अशफाक उसके सवाल करे और राजवीर चाहता था वो खुद ही बताए। राजवीर कुछ बोल नहीं पाता। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन राजवीर खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी
में थोड़ी दिक्कत आ गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। अशफाक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बरखुदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए। मियाँ, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ साफ कह रहा है आप खुद से खफा हो। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है। आप अपनी दिल में जो दर्द को छिपाए रखे हो उसे आप निकलने नहीं देना चाहते हो, इसलिए आप झूठ बातें बोलकर मुझे उलझा रहे हो। परंतु आपकी मर्जी, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। अपनी उलझनों को तोड़ता हुआ राजवीर टूट गया और तब उसने बताने लगा कि मैं एक मॉडल लड़की से शादी करना चाहता था। मेरे माता पिता मेरी शादी गांव की एक लड़की से जिसके नाम शिखा था करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार में ऐसे घुल मिल गई थी मानो बरसों से उसकी दोस्ती हो और उससे साथ रही हो। मुझे यह सब भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। मेरी हर ज़रूरतों को बिना मुझे पूछे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर पूरा अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने शिखा के साथ बहुत ही बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ। चली जाओ मेरी नज़रों से। इस तरह की इतनी कड़वी बातें राजवीर ने शिखा से कहा कि उसकी कोई जवाब नहीं था और शिखा बेचारी चुपचाप से उस सारी बातों को अपने दिल से लगाए बैठी रही और सन सी बैठ गई। उसकी चुप्पी मानो सब कुछ कह रही थी। वो और राजवीर बोलता ही गया। शिखा के लिए यह सब नया नहीं था। आज शिखा की सारी हदें पार कर चुकी थी। आज उसके माता पिता आए थे। बिना मुझसे कुछ बात किए शिखा उनके साथ चली गई। मैंने ऐसा व्यवहार ही किया था। जाते वक्त शिखा ने मेरी मेज़ पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी ज़रूरत की लिस्ट बनाकर रखा था। समय गुजरता गया। मैं अपनी हर एक ज़रूरतों को उस डायरी की पे डिपेंडेंट होकर पूरा करता गया। कभी कुछ कम कभी कुछ की ज़रूरत होती तो मैं उस डायरी से अपनी सारी बातों को जान जाता था। समय बीतता गया, परंतु मेरा ज़रूरतों की पूर्ति नहीं होने पर भी मैं अपने ईगो में था और मैं अपनी अकड़ में जीने लगा। मैं परेशान तब हो गया जब मेरी वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता। मैं ये मानता ही नहीं था कि मेरी प्रोग्रेस के पीछे शिखा का भी हाथ है। उसी के कारण मैं अपने जीवन में इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाया हूँ। कहने के लिए वो कुछ नहीं करती और मैं उससे कुछ नहीं पूछता था, परंतु बिन बोले बिन कहे वो मेरी सारी ज़रूरतों को, सारी उम्मीदों को, सारी परेशानियों को सामना और उलझनों को सब चीज़ ठीक कर देती थी। परंतु मैंने उसकी कभी कद्र नहीं की। इस तरह से समय बीतता गया। समय रुकता नहीं है। समय बीतता गया और मैं अपनी काम में व्यस्त रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतने के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि ज़रूर कुछ परेशानी है। कुछ न कुछ तो उसमें था जो कि मैं समझ नहीं पाया। छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारी को बहुत दूर था। केवल अपने काम में फोकस करता था। बेस्वाद खाने से मुरझाए हुए फूल में बिखरे हुए फूल की तरह मैं हो गया। हर उस जगह पर मुझे शिखा को देखकर चिढ़ता था। उसे गंवार कहकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर ये सब मान कैसे लेता। एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से समझ गई कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी उसने मुझे इग्नोर किया। कहा कि शिखा ने दूसरी शादी का फ़ैसला लिया है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिनों पहले मुझे डाक से तलाक का कागज़ भी आ गया। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं था। मैं चाहता तो यही था ना कि शिखा मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाए। मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। अशफाक थोड़ी देर रुक कर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? राजवीर कहता है, शिखा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो दूसरी शादी कैसे कर सकती है और सोच भी कैसे सकती है? अशफाक कहता है, वाह मियाँ, अभी भी तुम मुझसे पूछोगी कि आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ? वो तुमसे पूछने आए। राजवीर सब जानता है, पर उसके अहम के कारण शिखा से बात नहीं कह पा रहा था। शायद उसे डर था कि शिखा ने यदि ना कह दिया तो। अशफाक राजवीर को झकझोरता हुआ कहता है, जब मैं
अशफाक होकर मरी हुई बीवी की खातिर इस मंदिर की चौखट पर आ सकता हूँ, तो तुम क्या सच स्वीकार नहीं कर सकते? राजवीर को अशफाक की बातें दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं पर शिखा को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही शिखा कॉल आ जाता है। दोनों के बीच एक लंबी बातचीत होती है। जैसे ही उसकी कॉल आती है, कॉल मैसेज जाता है, शिखा भी बेचैन होकर तुरंत फ़ोन करती है और अपनी सारी बातें एक दूसरे से दोनों कर बैठते हैं। और दोनों के कॉल अब लंबी बातें चलती हैं और इन बातों के माध्यम से दोनों के सच दोनों के पास आती है और कौन किसके बारे में क्या सोचता है, ये सारी उलझनें इस बात के माध्यम से उन दोनों की बातें होती है और सब समझ जाते हैं। चलो, उलझनें तो टूटती है और नया रास्ता आता है। कहीं ना कहीं उनकी उलझनें तो टूटी। अशफाक ये सुनकर बहुत खुश होता है। बाद में शिखा एक पल नहीं रुकती है और कॉल करती हुई दौड़े आती है। ये एक औरत का दिल है जो उसके प्यार करती है, परंतु एक आदमी जो अपने अहंकार में डूबा, अपने ईगो के कारण कदम नहीं बढ़ाना चाहता है। एक औरत को उसकी एक हल्की मुस्कान की उम्मीद लगाए इंतज़ार करती है। बात चाहे जो भी हो, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो ज़रूर पूरी होती है। राजवीर ने सच्चे दिल से भगवान की मंदिर में सीढ़ियों पर बैठकर अपनी गलती को स्वीकार किया और क्षमा मांगी, जिसका फल उसे मिला। बात यह भी मानने की है कि दो अनजान व्यक्ति, अशफाक और राजवीर, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं था, दोनों अनचाहे व्यक्ति अनजाने मोड़ पर आकर एक दूसरे की हमदर्द बन जाते हैं और एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं और मंजिल तक पहुंचने में के लिए सहारा भी बनते हैं। जबकि दोनों का किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता है, ना ही कोई रिश्ता, ना ही कोई जात धर्म, कुछ भी नहीं। परंतु हाँ, इन दोनों में एक थी, दोनों की परेशानी, दोनों की उलझनें एक ही थी, अपनी अपनी पत्नी को लेकर। दोनों ने ही कहीं ना कहीं किसी मोड़ तक अपनी पत्नी का अपमान किया, अपनी पत्नी को समझने में देर की, जिसका परिणाम उन्हें मिला और समझ पाए। अशफाक तो समझा, परंतु उसकी अपनी पत्नी के जाने के बाद। और राजवीर समझ तो गया था, परंतु वह अपने ईगो से, अपने अहंकार के आगे झुका हुआ था। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इन सारी कदम की रोक को अशफाक की बातों ने उसे तोड़ा और उसे आगे बढ़ने पे मजबूर किया और दोनों अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जिसका सामना करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा समस्या रहती है कि मैं उस समस्या को पार करूं ना करूं, या क्या उसके लिए डिसीजन लूं। ऐसे समय में यदि कोई एक अच्छा साथी मिल जाए, एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए जो आपको सही और गलत में फ़र्क बता पाए, क्योंकि जब हम परेशान रहते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है हमें करना क्या है। हम अपनी उलझनों में इस कदर जकड़े रहते हैं कि हमें अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता। उसमें यदि एक व्यक्ति सही राह का मार्गदर्शन करा दे तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी उम्मीद की किरण बन जाती है, जो किरण अशफाक राजवीर के लिए बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट बॉक्स पे अपने विचार ज़रूर लिखें, आपको ये कहानी कैसी लगी।